बिल्कुल वही कहानी, पर पात्र बदले हुए, कुछ नए दृश्य और एक बढ़ा हुआ अंत जो कहानी को और असरदार बनाता है। मैंने कहानी को थोड़ा संक्षेप में रखा है ताकि आप इसे आसानी से रिकॉर्ड या पढ़ भी सकें। नीचे कहानी के साथ एक छोटा ऑडियो प्रॉम्प्ट भी दिया है जिसे आप सीधे बोलकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। नई कहानी, चरित्र बदले हुए और कुछ अतिरिक्त दृश्य। संगीत शुरू। गांव में अकाल की मार थी। रोज पानी के लिए जूझते लोग, सूखी खेतों की चादर और घरों में सन्नाटा, यही दृश्य था। रवि को भी बसेरा बचाने को गांव छोड़कर किसी काम की तलाश करनी पड़ी। चलते चलते वह विजयपुर गांव पहुंचा, न ठिकाना न नौकरी। थके हारे वह एक बड़े किसान दिनेश सेठ के घर पहुंचा और विनती की, मुझे काम दे दीजिए, मैं ईमानदारी से करूंगा। दिनेश सेठ ने शीघ्र ही काम दे दिया। उसके पास 40 गाय और 60 भैंस थी। रवि को रोज उनका गोबर निकालना, सुबह शाम चारा पानी देना था। महीने का वेतन 600 और 2 वक्त का खाना। रवि ने खुशी खुशी काम शुरू किया। उसने अपने छोटे से कोठे की जगह गौशाला में रात बिताना भी मांगा ताकि काम जल्दी संभाल सके। सेठ ने अनुमति दे दी। रवि की लगन से दूध की गुणवत्ता बढ़ी, भैंसें शांत रहने लगी। दिनेश सेठ ने 2 गुना वेतन करके 1400 कर दिया। रवि ने धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे बचाए और अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनवाई। अब वह गौशाला में सोकर अपने घर आराम से जाने लगा। कई साल गुजर गए। रवि ने कुछ रुपये और बचाए, लेकिन गांव में चोरी बढ़ गई थी। रात को घर खाली रहने के कारण वह चिंतित था। दिनेश ने सुझाव दिया कि पैसे किसी भरोसेमंद के पास रखाओ। इस गांव के जमींदार ठाकुर धर्मपाल के पास कहा जाता है, लोग उसे ईमानदार मानते हैं। रवि ने 6200 ठाकुर के हवाले कर दिए। कुछ दिन तक सब ठीक रहा, पर जब रवि पैसे वापस मांगने गया तो ठाकुर ने उसे पहचानना टाल दिया और कागज दिखाने की बात कर दी। जब रवि ने आवाज उठाई तो ठाकुर के लोगों ने उसकी पिटाई करवाई। रवि गंभीर रूप से घायल होकर घर लौट आया। 2 दिन तक रवि काम पर नहीं जा सका। तब दिनेश सेठ ने सब सुना और दुख जताया। मेरी ही सलाह पर तुम गए थे, मेरी गलती भी है। सेठ ने रवि को सांत्वना दी और कहा कि वह कुछ दम उठाएगा। दिनेश ने एक चाल सोची। अगले दिन वह बड़ी राशि का सूटकेस लेकर सीधे ठाकुर के घर पहुंचा और कहा कि वह कुछ महीनों के लिए बाहर व्यापार पर जा रहा है। क्या ठाकुर उसके पैसे संभाल लेगा? ठाकुर ने लालच दिखाया और तुरंत हामी भर दी। ठाकुर ने वह मौका छोड़ दिया। ठीक उसी समय गांव में व्यापारी आ पहुंचे और दिनेश को व्यापार का संदेश मिल गया। उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। दिनेश ने सूटकेस वापस लिया और गांव छोड़ दिया, पर उससे पहले उसने सब कुछ इस तरह व्यवस्थित किया कि ठाकुर के पास जो गलतफहमी थी उससे भूषण रवि के पैसे लौटवा दिए गए। ठाकुर को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। कई लोग उसकी निकृष्ट हरकतों से पहले ही कई बार शिकायत कर चुके थे। उसके आदमियों को हटाया गया और गांव के बुजुर्गों ने मिलकर न्याय दिलवाया। रवि के पैसे वापस मिल गए। उसने उन पैसों से थोड़ी जमीन खरीदी और पंचायत से मिलकर गांव में एक छोटी सी तालाब खुदाई, पानी भंडारण योजना की शुरुआत की ताकि अगली बार अकाल आए तो पूरा गांव सुरक्षित रहे। उसने दिनेश सेठ के साथ मिलकर एक गौ शिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया। बच्चों को जानवरों की देखभाल और साफ सफाई के महत्व का शिक्षण मिला। कुछ महीने बाद ठाकुर ने अपनी हरकतों के लिए पश्चाताप किया और गांव के लोगों के सामने माफी मांगी, पर गांव ने तय किया कि अब आगे सबका धन बैंक, संगठित समूह या पंचायत के रजिस्टर पर रहेगा। कागजात और पारदर्शिता अनिवार्य होगी। रवि ने न केवल अपनी जमीन बनवाई बल्कि गांव के लिए पानी और रोजगार के साधन जुटाकर सबका सम्मान अर्जित किया। मैंने क्या जोड़ा? बदला नायक का नाम भूषण रवि। नए दृश्य। रवि की झोपड़ी बनना, गांव में पद न्याय का संवैधानिक तरीका, गांव की पंचायत और पारदर्शी कागजात की व्यवस्था जो आगे से दूसरों की रक्षा करे, सिर्फ व्यक्तिगत बदला नहीं। अंत में कहानी को सामुदायिक बहाली और विकास की ओर मोड़ा गया।
ताकि संदेश सकारात्मक और प्रेरक बने। छोटा ऑडियो प्रॉम्प्ट रिकॉर्ड करने के लिए संक्षिप्त, रफ्तार मध्यम, भावपूर्ण आवाज, संगीत हल्का। विजयपुर गांव पर अकाल की छाया थी। रवि, एक ईमानदार नवागंतुक, काम की तलाश में आया और दिनेश सेठ के यहां गाय भैंस संभालने लगा। उसकी मेहनत से दूध की गुणवत्ता बढ़ी और मेहनत का फल मिला, तनख्वाह बढ़ी। वर्षों की जमा पूंजी के बाद जब रवि ने अपने पैसों को सुरक्षार्थ ठाकुर धर्मपाल के पास रखा, तब धोखा हुआ। पिटाई और बेइज्जती ने रवि को तोड़ दिया, पर दिनेश सेठ की चाल और गांव वालों की एकजुटता ने न सिर्फ रवि के पैसे लौटवाए, बल्कि गांव के लिए पानी और रोजगार की व्यवस्था भी की। ताल पर कहानी बताती है, ईमानदारी की कदर तो होती है, पर समाज में पारदर्शिता और कानून जरूरी है, ताकि कोई लालची व्यक्ति किसी की मेहनत न खो सके। संगीत खत्म। बारिश की बूंदें हल्की हल्की सी टकरा रही थीं। गांव की धरती तर बतर पर खुशियों से भरी हुई थी। उसी गांव के किनारे पर एक छोटा सा घर और उसके सामने फैला हरा भरा खेत था। वहां रहता था भैरव। भैरव किसी साधारण किसान जैसा नहीं था। उसका बदन बड़े बड़े मेहनती वर्षों की कसरत और हल से जुड़ी लगातार मेहनत से मजबूत था। लोग उसे प्यार से कहते थे, भैरव बाबू, खेती का बॉडी बिल्डर। सुबह होते ही भैरव उठकर अपने खेत की ओर निकल पड़ता। हल से बैल जोड़ना उसका काम था, पर हल चलाते हुए वह अपनी मांसपेशियों की सख्त मेहनत का एहसास भी करता। वह सिर्फ ताकत के लिए नहीं, बल्कि खेत के हर बीज में जीवन डालने के लिए यह करता, क्योंकि उसके लिए मजबूती और मेहनत दोनों का अर्थ था जिम्मेदारी। भैरव का एक साथी था, एक सफेद काला कबूतर जिसका नाम राजा था। राजा भैरव के कंधे पर बैठकर उसे हर सुबह बधाई देता और शाम को खेत के बीचों बीच उड़कर आ जाता। राजा किसी आम कबूतर की तरह नहीं था। वो भैरव के साथ बड़े मानवीय भाव दिखाता, जैसे खेत की खुशबू, बारिश की आवाज और भैरव की भीगी हुई हथेलियों से जुड़ा हुआ हो। गांव के बच्चे कहते, राजा भैरव का रक्षक है। एक दिन मौसम ने करवट ली। बादल काले गहरे छाए, हवा ने तेज रुख पकड़ लिया और बूंदें बालकनी की छत पर ढोल की तरह बजने लगी। आसमान से पहली तेज बारिश झर पड़ी। खेत की मिट्टी ने खुशबू छोड़ी और हवा में ताजगी फैल गई। पर इस बार बारिश के साथ एक मुश्किल भी आई। किसान के पास बीते कुछ दिनों में कटे फटे पड़े कुछ कंबल और बीजारोपण के लिए सबसे जरूरी किस्म के चारे की कमी हो गई थी। अगर बारिश इस तरह तेज रही तो नवीनत बोए गए पत्ते धुलकर बर्बाद हो सकते थे। भैरव ने पसीने से तर हल को किनारे रखा और खेत की एक एक पंक्ति जांचने लगा। राजा कबूतर उसकी बांह पर बैठकर चिंतित सा फिर फड़फड़ा रहा था। भैरव ने देखा कि खेत के नजदीक ही नदी का पानी बढ़ने लगा है। अगर उसने तुरंत कुछ काम न किया तो नर्सरी में लगे छोटे पौधे बह सकते थे। भैरव ने अपने मजबूत कंधों और बाहों का इस्तेमाल करते हुए तेजी से बांस के टुकड़े, पुरानी नालियां और काठ जुटाए। गांव के कुछ युवा पास के स्कूल से लौट रहे थे। उन्होंने भी भैरव की मेहनत देखी और मदद का हाथ बढ़ाया। भैरव ने उन्हें बांध बनाना सिखाया, कैसे मिट्टी को दबाना है और छोटे छोटे मिट्टी के बैरियर बनाकर पानी का रुख मोड़ना है। राजा ऊपर से भक्तिमय घुमाव भरता रहा, मानो कह रहा हो, तुम सही कर रहे हो। भैरव का शरीर उस दिन बोलता नहीं, पर हर अंग ने साथ दिया। उसकी पीठ, भुजाएं और जांघें सबने पूरी ताकत से काम किया। वह बार बार गीली मिट्टी में गिरता, फिर उठता और फिर मिट्टी पकड़कर बांध मजबूत करता। बच्चों ने बोला, आप तो बॉडी बिल्डर हो ना बाबा, ऐसे दिन के लिए ही तो मेहनत करते हो। भैरव हंसा और बोला, हिम्मत और मेहनत सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती, ये जिम्मेदारी निभाने के लिए होती है। बारिश की सबसे तेज घड़ी में नदी का पानी दिखने लगा, पर भैरव और गांव वालों के बनाए गए बैरियर ने पानी को खेत के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से तक पहुंचने से रोक दिया। छोटे छोटे पौधे सुरक्षित रहे। राजा ने ऊपर से एक तेज चहक सुनाई और नीचे आकर भैरव के कंधे पर बैठ गया, जैसे कह रहा हो, हम जीत गए। उस शाम बारिश थमी
और पूरा गांव खुशी से गूंज उठा। भैरव की बाहों पर मिट्टी, कपड़ों पर दाग और आंखों में थकान थी, पर दिल में एक अलग सी शांति। गांव के बुजुर्गों ने उसकी तारीफ की और बच्चों ने उसके चारों ओर गोल गोल नाच किया। भैरव ने राजा को पकड़कर धीरे से कहा, तुम्हारे बिना मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। राजा ने सिर झुकाया और एक हल्की चहक के साथ उड़ गया, खेत के ऊपर मंडराता हुआ। समय के साथ भैरव की कहानी गांव से बाहर भी फैल गई। लोग कहते थे कि भैरव ने सिर्फ अपनी शक्ति दिखाकर नहीं, बल्कि अपनी समझ और दिल से गांव को बचाया। उसके बॉडी बिल्डर जैसा बदन तो लोगों को आकर्षित करता ही था, पर असली ताकत उसकी मदद करने की इच्छा और दूसरों के लिए खुद को झोंक देने की शक्ति थी। कई बार भैरव रात के अंधेरे में अकेले खेत में खड़ा होकर आसमान देखता। उसे बारिश की बूंदों में अपने बचपन की यादें मिलती, राजा की दोस्ती में अपनापन और खेतों की मिट्टी में न जाने कितने जीवन की गाथाएं। उसने तय किया कि अब वह खेती में और भी नवाचार लेकर आएगा। खेतों में कीचड़ रोकने के तरीके, नहरों की मरम्मत और गांव के बच्चों को भी जमीन के साथ प्यार करना सिखाएगा। मोरल: असली ताकत मांसपेशियों में नहीं, वह दिल और जिम्मेदारी में होती है। भैरव ने सिखाया कि जब आप अपनी शक्ति को दूसरों के काम आए तो वही शक्ति सार्थक बनती है। और राजा, वह छोटा कबूतर, हमेशा उस शक्ति की गवाही देता रहा। सच्चे साथी और सच्ची मेहनत का कोई मुकाब